हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 10 कवर कर रहे हैं, जो कि यूपी जीके का लेक्चर है। और ये आरओ की एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल में जो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 10, और टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में समझेंगे। यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी पीडी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वहां से आप फ्री में बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? जलवायु पढ़ने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कितने प्रकार की होती है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऋतुएं पाई जाती हैं, कि मुख्यतः कौन कौन सी ऋतु आती हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछा जाता है। और अगर कंप्लीट यूपी जीके की बात करें तो आरओ में 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर पीसीएस की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन पीसीएस में प्री में आते ही आते हैं 100%। बाकी ये लेक्चर आपके अन्य सभी एग्जाम के लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम है उसमें अगर यूपी जीके पूछी जा रही है तो उसमें के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। जो उत्तर प्रदेश है वो जलवायु की दृष्टि से किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है, और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, और कई बार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में डिटेल से बताया था। जितनी भी चीजें थी पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी, और ये भी आपको पहले लेक्चर के अंतर्गत बताया था। तो अभी ये टॉपिक आया है, तो टॉपिक के अंतर्गत भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अक्षांशीय विस्तार, पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेश, समुद्र तट से दूरी, और उच्चावच। ये जितने भी कारक हैं ये जलवायु प्रदेश यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन्हीं की वजह से जलवायु में परिवर्तन आता है। अक्षांशीय विस्तार की वजह से, और पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेशों की वजह से, समुद्र तट से दूरी एवं उच्चावच की वजह से, इनकी वजह से क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन आते हैं, और ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे एग्जाम्पल, अक्षांशीय विस्तार। अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, पृथ्वी है पूरी, और ये हमारा जो है भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जैसे चले जाएंगे हम लोग, एक बार अक्षांशीय विस्तार होता चला जाएगा। एक टाइम पे क्या है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यानी किस जगह पर आ जाएंगे? पोल पर आ जाएंगे, यानी ध्रुव पर आ जाएंगे। तो ये कौन सा है? नॉर्थ पोल है। और ये वाला जो है वो कौन सा है? साउथ पोल है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से जब नीचे इनका भी विस्तार होगा तब भी हम नीचे पोल की तरफ आ जाएंगे एक टाइम के बाद में। जैसे ही पोल के टाइम पे आ जाएंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ तो आपको पता ही होगा कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती है, और साथ ही साथ में यहाँ की जो जलवायु है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? यहाँ पर हमेशा ठंडा बना रहता है, यानी हमेशा ठंड बनी रहती है, बर्फ गिरती रहती है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय विस्तार भी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे क्या है कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके बाद में जैसे ये कर्क रेखा पड़ती है, कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा आपको देखने को मिलती है 23.5 डिग्री। इसके बाद में
66.5 डिग्री पर एक रेखा होती है, फिर इसके बाद में 66.5 नॉर्थ पे एक रेखा होती है। इस तरीके से इन पे क्या होता है, इनमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और इन सभी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, इनकी वजह से हमारा जो जलवायु है वो परिवर्तन होता है। यानी जैसे जैसे हम अक्षांश के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साइड जाएंगे, वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो जलवायु प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा होता है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश होते हैं इसमें तराई का क्षेत्र आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। जो तराई क्षेत्र होता है इसमें 120 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती रहती है, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है इसमें 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद में साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैदानी क्षेत्र आता है, जिसमें 80 से 100 सेंटीमीटर के पास में वर्षा होती रहती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जो तराई क्षेत्रों में ये क्या रहता है, नमी लिए रहता है। जो तराई का क्षेत्र है वो क्या लिए रहता है, नमी लिए रहता है। अब नमी किस लिए लिए रहता है, क्योंकि तराई क्षेत्रों में 120 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब जहां पर इतनी वर्षा होगी और वहां पर पानी तो इतना ज्यादा भर जाएगा और पानी सूख भी नहीं पाएगा इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, तब तक वर्षा का मौसम दोबारा आ जाएगा, यानी वर्षा ऋतु दोबारा आ जाएगी और फिर से पानी बरसने लगेगा। तो तराई क्षेत्र में जब इतनी अधिक वर्षा होती है तो पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से वहां का पानी पृथ्वी अवशोषित नहीं कर पाती है, वो पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर नहीं जा पाता है, पृथ्वी भी अवशोषित नहीं कर पाती है। तो इस वजह से क्या है, वो पानी वहां पर नमी बनाए रखता है। अब जैसे मान लीजिए आप घर में एक बाल्टी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पूरी बाल्टी में मिट्टी भर देते हैं। पूरी बाल्टी में क्या भर रहे हैं सर, मिट्टी भर दे रहे हैं। अब मिट्टी भरने के बाद में ये मान लीजिए मिट्टी भर दी आपने, मिट्टी सूखी सूखी मिट्टी भर दी। अब इसमें क्या करेंगे, आप पानी डालेंगे और पानी इतना अधिक मात्रा में डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो देखिए ये जो है वो प्रॉपर तरीके से अवशोषित नहीं कर पाएगा पानी को। प्रॉपर अवशोषित ना करने के वजह से मतलब बिल्कुल सोख नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी गीली बनी रहेगी। ये जो मिट्टी है वो कैसी बनी रहेगी, गीली बनी रहेगी, यानी इसमें नमी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको नमी देखने को मिलेगी। ऊपर भले ही सूख जाए लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर खोदेंगे तो इसमें नमी देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो तराई क्षेत्र है वहां पर अधिक वर्षा होने की वजह से वहां पर नमी हमेशा बनी रहती है। इस वजह से जो तराई का प्रदेश है वहां पर नमी हमेशा बनी रहती है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप यूपीपीसीएस आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीसीएस का और आरओ का एक गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि 45 दिन का गाइडेंस और रिवीजन प्रोग्राम है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 12 टॉपिक वाइज हिंदी के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी और 45 दिन का रिवीजन प्लान रहेगा। 27 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसके गाइडेंस के लिए हम ये कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको नए पैटर्न के आधारित पर यानी 140 प्लस 60 के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एक साथ होंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन एक साथ होंगे, 180 मिनट के अंतर्गत ये करने होंगे। तो ये जो नया पैटर्न है उसके आधार पर ही ये 10 फुल लेंथ टेस्ट तैयार की गए हैं, जिसकी फीस मात्र 249 रुपए है। यदि आप इसको अभी परचेज करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। एग्जाम वेब 50 कूपन कोड यूज करिए और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, और यह कोर्स मात्र आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, अभी इसको परचेज करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रदेश की ऋतुएं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बात आती है शीत ऋतु की, वर्षा ऋतु की और ग्रीष्म ऋतु की। तो उत्तर प्रदेश में मोस्टली 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये मोस्टली उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं है बल्कि हर जगह पर, भारत में हर जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए, इनको आप लोग जरूर याद करिएगा। इनको कैसे याद करेंगे, कोपेन के अनुसार
उत्तर प्रदेश में जलवायु का जो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है अर्थात CWG मिलता है। कैसा मिलता है? CWG मिलता है। इसके बाद में थॉर्नवेट के अनुसार, यहाँ थॉर्नथ्वेट कर लीजिए, इस प्रकार से इनका नाम होता है थॉर्नथ्वेट। थॉर्नथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CWB अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो इस चीज का भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो शब्द हैं ये आपको यहाँ पर याद दिलाते हैं। जैसे कि अब एक क्या बात आती है कि सर CWG का मतलब क्या होता है? तो जो C होता है वो किसको इंडिकेट करता है? ये टेम्परेट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टेम्परेट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। W जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? विंटर सीजन को इंडिकेट करता है, विंटर सीजन। और जो G होता है वो किसको करता है? वो G करता है मानसून को। मानसून को जी किसको इंडिकेट करता है? मानसून को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से CBW, जो CBW है इसमें जो C है वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है, यहां पर लिखता हूं, C जो है वो किसको इंडिकेट करता है? यहां पर थोड़ा सा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। सी जो है वो किसको करता है? टेम्परेट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। टेम्परेट क्लाइमेट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा इसका, हाँ जी, जो सी जो है वो किसको इंडिकेट करता है? वो टेम्परेट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। सी टेम्परेट क्लाइमेट को, और जो बी है वो जो जलवायु का विस्तार है यानी उपाद्र, जो उपाद्र है उसको, उपाद्र को करता है इंडिकेट। और जो डब्ल्यू है वो किसको? समशीतोष्ण यानी सेमी विंटर को करता है। इसके बाद में शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अवधि कब से कब तक होती है? इसकी जो अवधि होती है वो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है शीत ऋतु में? उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण औसतन संख्या 3 से 5 के मध्य वर्षा होती है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर है। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहां पर वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर है। और जो चक्रवात आते हैं 3 से 5 के मध्य जो चक्रवात आते हैं उनके वजह से यहाँ पर वर्षा होती है, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। अब मैदानी क्षेत्र, औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अधिक तापमान जो होता है वो 28.3 डिग्री देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली कितना? 27.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अधिकतम कितना मिल जाता है? 28.3 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है देखने को। जबकि न्यूनतम जो तापमान है वो कितना मिलता है देखने को? न्यूनतम तापमान जो 13.3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है, और कभी कभी ये 7, 6, 5 के आसपास भी पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। जो उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है तथा पर्वतीय भागों का जो औसत न्यूनतम तापमान है, जो पर्वतीय भाग है उनका तापमान कितना रहता है? औसतन 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु, इसकी जो अवधि होती है वो कब से कब तक होती है? मार्च से जून तक इसकी अवधि देखने को मिलती है। अधिकतम गर्मी कहाँ कहाँ पर पड़ती है? झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है। सबसे कम गर्मी बरेली जिले में पड़ती है। लू का मतलब क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से आने वाली, जो पश्चिम की ओर से आ रही हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो जो ये पश्चिम की ओर से पवनें आ रही हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको लू कहते हैं। जो शुष्क और गर्म हवाएं हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको सर हम लू कहेंगे। लू जो कि गर्मियों में अक्सर कर देखने को मिलती है। गांव की भाषा में भी आपने सुना होगा कि लू चल रही है, यानी गर्म, शुष्क और गर्म हवाएं। ड्राई एंड वार्म एयर, कैसी? ड्राई एंड
वार्म एयर, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लू। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम जो तापमान है वो रिकॉर्ड रहता है 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कुछ स्थानों पर, लेकिन कहीं कहीं पर तो इससे भी ज्यादा चला जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान, कारण क्या है, कर्क रेखा की निकटता। कर्क रेखा की निकटता की वजह से सर्वाधिक औसत तापमान देखने को मिलता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री देखने को मिलता है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान किस महीने में देखने को मिलता है, मई और जून के महीनों में सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान देखने को मिलता है, मई और जून महीने में। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु में, अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु, अच्छा वर्षा कितने प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। उत्तर प्रदेश में जो है वो वर्षा तीन प्रकार की मुख्यतः होती है, एक तो पर्वतीय वर्षा, दूसरी चक्रवाती वर्षा और तीसरी जो होती है वो होती है संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। और वर्षा वाला जो मैंने टॉपिक कराया था उसमें तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करके बताया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आई बटन पर लिंक दी गई, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो वर्षा ऋतु की उत्तर प्रदेश में अवधि होती है वो कब से कब तक होती है, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक इसकी अवधि चलती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो गोरखपुर जिले में होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा जिले में होती है। औसत अधिकतम तापमान यहाँ पर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो कहां से आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, तो इसकी शाखा से प्राप्त होती है। इसके बाद में वर्षा की मात्रा, वर्षा की जो मात्रा है वो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त होता है। प्रदेश का जो लगभग 60%, मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी भी वर्षा होती है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक जो वर्षा हो रही है, उसके लास्ट में जो जुलाई और अगस्त माह में जितनी वर्षा होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश की वर्षा का पूरी अवधि का 60% है। मतलब 60% केवल 2 महीने में वर्षा हो जाती है, बाकी 40% बचे हुए दिन में वर्षा होती है। पूर्वा किसे कहते हैं, पूर्वा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। यानी जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठ रहा है और मानसून उठने के बाद में बिहार के मैदान से होता हुआ, जो बिहार का मैदानी क्षेत्र पड़ता है तो बिहार के मैदान से होता हुआ जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्वा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द, इस शब्द को जरूर याद करिएगा। क्या याद करना है कि पूर्वा क्या कहते हैं, पूर्वा किसे कहते हैं। तो जब आप इंडिया का इस तरीके से मैप लेंगे तो ये जो पड़ता है क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ है बिहार। यहाँ पर क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो यहां से जो मानसून उठ रहा है, क्या उठ रहा है, मानसून उठ रहा है, और बिहार के मैदानी भाग से होकर उत्तर प्रदेश में जब आ रहा है, अगर हम इसको एक मैप के माध्यम से समझें, पहले देखते हैं इंडिया का मैप अवेलेबल है या नहीं है, होना तो चाहिए, शायद नहीं पड़ा हुआ है। चलिए उत्तर प्रदेश का मैप ही लगा लेते हैं, यहीं पर आपको समझा देंगे। ये देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है इस जगह पर आपको इस तरीके से बिहार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बिहार। और इसके बाद में ये जो नीचे है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। इसके बाद में आपको झारखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, झारखंड, जो कि बिहार की सीमा से लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद में इधर आपको उड़ीसा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल
देखने को मिलता है। और इस जगह पर जब ये मैप ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया है, एक्चुअली में उत्तर प्रदेश का मैप बड़ा था इसीलिए बड़ा बन गया। बस आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको क्या एमपी, इस जगह पर आपको छत्तीसगढ़, और इसी जगह पर आपको एक जगह पर देखने को मिलेगा झारखंड, और यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिलेगा। इधर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा जो कि नीचे साइड हो जाता है, मैप है ये उत्तर भारत का इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, बिहार से लगा हुआ और झारखंड से लगा हुआ पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। तो अगर आप मैप में देखें तो इस तरीके का आपको जो मैप नजर आएगा, तो यहां से जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल है जो बे ऑफ बंगाल है, यहां से जो मानसून उठता है, कैसा उठता है, मानसून उठता है, और बिहार बिहार राज्य के मैदानी भाग से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, यानी जो यूपी में प्रवेश करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूर्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पूर्वा के नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून प्रवेश कर रहा निकल रहा है और बिहार के मैदानी भाग से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसको हम पूर्वा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस आरओ के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल पर जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।